हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे समावेशी शिक्षा क्या होता है, स्पर्श संवेदना क्या होता है, दृष्टि संवेदना क्या होता है, श्रव्य संवेदना क्या होता है, भाषा विकास से संबंधित कुछ चीज़ों को डिस्कशन करेंगे कि जैसे भाषा विकास के सिद्धांत को किसने दिया था, और समझेंगे अधिगम से संबंधित कुछ सिद्धांत थे उसके बारे में समझेंगे, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में समझेंगे और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ से जा करके आप स्टडी टेक्निक 95 आप लोग टेलीग्राम ऐप में जाकर के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम इसका कर चुके हैं बाल विकास का, उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा। इससे पहले 2 क्लास और इसको देखेंगे दोस्तों। यहाँ से आप अगर समझेंगे तो बहुत काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी का मतलब क्या होता है समझते हैं। समावेशी का मतलब होता है सबको एक साथ मिला करके शिक्षा देने की प्रक्रिया को समावेशी कहते हैं। और समावेशी का मतलब ये होता है कि जैसे एक हमारा छात्र क्या है कि सामान्य है और एक छात्र हमारा विशिष्ट है। दोनों प्रकार के छात्रों को एक साथ एक ही क्लास में एक ही समय पर शिक्षा देने की प्रक्रिया को समावेशी शिक्षा कहते हैं और उसी कक्षा को समावेशी कक्षा कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा में क्या हो जाएगा, सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र दोनों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दिया जाएगा। विशिष्ट छात्र से संबंधित आपका क्या होता है, जैसे ऐसा बालक जो प्रतिभाशाली बालक होता है। तो प्रतिभाशाली बालक का मतलब होता है जिसका IQ लेवल 140 से ज़्यादा होता है, वैसे बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और दूसरे बालक हमारे क्या होते हैं, जैसे जो श्रवण बाधित बालक हो, जो मतलब सुन नहीं सकते हों, जो देख नहीं सकते हो, जैसे दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत या विशिष्ट छात्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण का मतलब हम आपको समझा दिए कि एक सामान्य बालक होगा, एक विशिष्ट बालक होगा, दोनों को एक ही क्लास में शिक्षा देना है। मतलब समझ लीजिए। अब ये बताइए कि एक ऐसा बालक है जिसको दिखाई कम पड़ता है और एक बालक है जिसको दिखाई ठीक से पड़ता है। तो भैया उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को आपको लाना पड़ेगा देखने के लिए, उसको कुछ टच करने वाली सामग्री लानी पड़ेगी। तो भैया आपका शिक्षा उस समय समावेशी शिक्षा कब सफल होगा, जब उसको देख करके, मतलब उसके जो बच्चा हमारा बाधित है, जो बच्चा आँख से देख नहीं सकता, जिसको कम दिखाई पड़ता है, श्रवण बाधित है, उसके प्रति आप कैसे होंगे, संवेदनशील होंगे। तो समावेशीकरण की सफलता का मुख्य आवश्यक हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें मंद बुद्धि के बालक रहेंगे तो उनको बार बार आपको रिपीट करके सिखाना पड़ेगा। आपके अस्थिबाधित बालक होंगे, उनको बोलने में किसी बालकों को बोलने में समस्या होती है, हकलाते हैं, ये सभी बालक होते हैं। तो इन सभी बालकों के लिए आपको संवेदनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो नई भाषा सीखना है, नई भाषा अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी हिंदी जानते होंगे, संस्कृत जानते होंगे, तो पंजाबी, मराठी, उर्दू, बंगाली जो भी आप सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई विदेश की भाषा फ्रेंच सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, उसका लेटर सीखेंगे। लेटर सीखेंगे तो सबसे पहले उसका लेटर आप लोग सीख लेंगे और लेटर से क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे और लेटर और शब्द को मिला करके पहले अक्षर सीखेंगे, अक्षर के बाद शब्द सीखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। तो इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, चलो उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। मतलब एक छात्र जैसे पढ़ रहा है, अब उसको कोई बुला रहा है तो वो किस संवेदना द्वारा देखेगा। तो क्या वो दृश्य संवेदना से देखेगा, स्पर्श संवेदना से देखेगा, ध्वनि संवेदना से देखेगा या प्रत्यक्षणा संवेदना से देखेगा। तो वो बालक भैया आपको कोई बुलाएगा तो आप सुनेंगे ना,
तो वो बालक किससे देखेगा या किस अनुक्रिया से, किससे अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो ध्वनि संवेदना से अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दोस्तों क्या है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम पूछा गया क्या है, तो उनके सिद्धांत का नाम है दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत किसका हैं, ये सभी सिद्धांत दोस्तों हो जाएंगे, ये सभी सिद्धांत हो जाएंगे थॉर्नडाइक के। क्लियर हो गया होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में काफ़ी बार आपको समझा चुके हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आ भी गया संज्ञानात्मक विकास से। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तृतीय अवस्था में कौन सा है, तो कौन सा तीसरे अवस्था में है। तो ध्यान दीजिएगा संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता या प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और 4 अवस्थाओं को दिए थे। पहली अवस्था उनकी है संवेदनात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चौथी अवस्था हमारा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था कौन सी है भैया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि इनकी आयु सीमा क्या होती है। जैसे संवेदीगामक अवस्था की आयु सीमा होती है 0 से 2 वर्ष, अर्थात जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होती है 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की होती है 11 से 15 वर्ष होती है। तो ये आप लोग इसका ईयर भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित रखते हैं। तो कौन मनोवैज्ञानिक है, चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंध रखते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य में एक डिवाइस है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, मनुष्य भाषा को सीखता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि भाषा विकास के लिए कौन संबंधित हैं, तो कौन हो जाएंगे आपके, चॉम्स्की हो जाएंगे। पावलोव के बारे में आप लोग जानते हैं, इनके सिद्धांत को कहते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और बिने के बारे में आप लोग जानते हैं, ये बुद्धि के बारे में दिए हैं, बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, बुद्धि लब्धि के बारे में दिए हैं। और अब्राहम मैस्लो के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किसका सिद्धांत दिए हैं दोस्तों। तो चलिए अगर देखिए दोस्तों इनके बारे में देखा जाए, पावलोव के बारे में, इनका सिद्धांत ही कुत्ते पर प्रयोग किए थे और इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत उसको भी कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। तो क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, स्किनर हैं। ध्यान दीजिएगा स्किनर हैं, ठीक है। तो उसके प्रतिपादक स्किनर हैं और इसका नाम है, दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन। तो नैमित्तिक अनुबंधन किसको कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। समीपस्थ सिद्धांत किसको कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। समीपस्थ सिद्धांत आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत जिसको कहते हैं ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दो चीजें आपका यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि जैसे एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, अपनी बातों को एक दूसरे के आसपास पहुँचा रहे हैं, इसे कहते हैं संप्रेषण। तो बताइए संप्रेषण मतलब किसमें, बोलने में समस्या होगी, और जिसको बोलने में समस्या होती है उसको हम कहते हैं डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेसिया या डिस्फेजिया इसको कहीं कहीं कहते हैं, डिस्फेजिया लिखा रहेगा, डिस्फेजिया लिखा रहेगा, तो इसको आप टिक करेंगे। ये हमारा संप्रेषण संबंधी अक्षमता हो जाती है। संप्रेषण का मतलब हो जाएगा बोलने संबंधी, जो कोई व्यक्ति जो होता है ठीक से बोल नहीं पाता, जैसे हकलाता है, तुलतुलाता है, बोलने में उसको समस्या होती है, उसी को हम कहते हैं संप्रेषण संबंधी अक्षमता कहते हैं। अब देखिए डिस्ग्राफिया क्या होता है, जब लेखन संबंधी समस्या हो जाएगा तो उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा, जब पठन संबंधी कोई समस्या हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे डिसलेक्सिया। और डिसकैलकुलिया क्या होता है, जब आपके गणित संबंधी कोई अक्षमता, कोई किसी प्रकार की समस्या होती है उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपका। डिस्फेजिया किसे कहते हैं, डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, आपका चारों क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवेग है।
संवेग का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर से एक एक्साइटेड, जैसे मान लो गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में आदमी एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड में आपके बाहर आती हैं। तो क्या उद्दीपक होता है, स्मृति होती है, ध्यान होता नहीं, इसमें क्या होता है आपका आमोद। तो इसमें से संवेग कौन सा हो जाएगा, आमोद हो जाएगा। अब देखिए संवेग में क्या होता है, ये 14 प्रकार के होते हैं। किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था संवेग को। कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका विकल्प डाउट है दोस्तों। इसका ऑप्शन तो विकल्प ए है मूल्यांकन शिक्षण, लेकिन क्लियर नहीं डाउट है। थोड़ा सा आप लोग इसको चेक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि इसका क्या ऑप्शन नंबर ए सही है या नहीं सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म शिक्षण है हमारा, क्या है, मूल्यांकन शिक्षण है दोस्तों। इसको इतना समझ लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हमारा कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में आपके इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम हो गया है प्रयागराज। तो मनोविज्ञानशाला आपका कहाँ पर है, प्रयागराज में अवस्थित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास के प्रथम चरण है। बुद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या हो जाएगा, बताइए। सबसे पहले आपका बुद्धि और विकास कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका शारीरिक विकास होता है। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हो जाए, शारीरिक विकास होगा, उसके बाद ही कोई विकास होगा। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा शारीरिक विकास हो जाएगा इसका पहला आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और वंशानुगत तत्व। तो भैया सामाजिक विकास है, तो सामाजिक विकास में कौन सा कारक होगा, सामाजिक कारक होगा। तो इसके हो जाएंगे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो अधिगम के पठार का कारण नहीं है, आपका हो जाएगा इसमें से देखिए प्रेरणा की सीमा भी अधिगम के पठार का कारण हो सकता है, शारीरिक सीमा हो सकता है, ज्ञान की सीमा हो सकता है, लेकिन विद्यालय का असहयोग आपका क्या हो जाएगा, अधिगम के पठार का कारण नहीं होगा। इसका बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो थार्नडाइक के बारे में आप लोग जानते हैं, थार्नडाइक। तो थार्नडाइक ने 2 नियम दिया था, एक मुख्य नियम दिया था, एक गौड़ नियम दिया था। मुख्य नियम के अंतर्गत उनके 3 नियम थे। एक प्रभाव का नियम था, सॉरी दोस्तों, एक पहला नियम तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम था। इसके अलावा गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम दिए गए थे, ठीक है। तो इसके में पूछा गया है कि मुख्य नियमों में से कौन सा है। तो मुख्य नियम में पूछा है, तो पहले देखिए तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तीनों आपका है। लेकिन ये बहु अनुक्रिया का नियम, ये थार्नडाइक का क्या है, गौड़ नियम है। तो यही आपका नहीं है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए थार्नडाइक जो थे उसने किसका सिद्धांत दिया था, वो उनका सिद्धांत का नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और उस सिद्धांत से 3 उनके मुख्य नियम है, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। इन तीनों को याद रखिएगा। और प्रयोग किस पर किए थे, तो थार्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं, किशोरावस्था का काल है। तो किशोरावस्था को इंग्लिश में टीनेज कहते हैं, इसको एडोलसेंस भी कहते हैं, एडोलसेंस। तो इसको एडोलसेंस भी कहते हैं। इसको देखिए दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी है तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, झंझावात की अवस्था, दिवास्वप्न की अवस्था। ध्यान रखिएगा, स्टेनले हॉल ने इसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। पिछली बार आपके टेट में पूछा गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष माना गया है। आगे देख लेते हैं, शैशवावस्था का काल कितना है। तो शैशवावस्था का काल आपका जन्म से लेकर के 4 वर्ष है। इसको अभी हम लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों कि काल के आधार पर किस उसको कितने में बांटा गया है। जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था है। तो चारों को अभी हम डिस्कशन लास्ट में कर लेंगे। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है, अधिक होता है। इसका विकल्प भी सही आंसर
हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 350 आप मान के चलिएगा, कम से कम 350 होती है। 350 अगर आएगा विकल्प तो आप सही कर देंगे। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 350। और सामान्य में कितनी हो जाएगी, सामान्य व्यक्ति में 206 हड्डियाँ होती हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा लास्ट है। अब देख लेते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है, और बाल्यावस्था हमारा होता है 6 से 11 या 12 वर्ष होता है। 11 और दोस्तों किशोरावस्था क्या होता है, 12 से लेकर के 18 वर्ष होता है, और प्रौढ़ावस्था आपका 18 वर्ष से बाद का हो जाता है। ये आपका अवस्था हो गया, चारों अवस्थाएं क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, हमारा पूरा खत्म हो गया है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर डिस्कशन करें तो शैशवावस्था में क्या होता है। शैशवावस्था में देखा जाए तो बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, बच्चे के अंदर मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है, और बच्चे में सीखने की तीव्रता होती है। तो ये आपके शैशवावस्था के कुछ लक्षण हैं। बाल्यावस्था को दोस्तों क्या कहते हैं, सीखने का अनोखा काल अगर पूछा जाएगा किसे कहते हैं तो आपको कहेगा आपका आंसर आएगा बाल्यावस्था को कहते हैं। गैंग एज, ठीक है, समूह की आयु, गंदी आयु, ये सभी किसको कहेंगे, बाल्यावस्था को कहेंगे। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था हम किसको कहेंगे, बाल्यावस्था को कहेंगे दोस्तों। और आपका लास्ट आ जाएगा आपका किशोरावस्था के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किशोरावस्था के बारे में हम आपको बता चुके हैं, क्या कहते हैं इसको, स्टैनले हॉल ने कहा था क्या, तनाव एवं तूफान की अवस्था। इसके अन्य नाम है झंझावात की अवस्था होता है, ठीक, संघर्ष की अवस्था होता है, विरोध की अवस्था होता है। इसको कहते हैं किशोरावस्था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसका PDF आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।